इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत पर दिल्ली एम्स में भर्ती हुए लालू प्रसाद यादव फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में कर रहे हैं आराम। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए 1 करोड़ मजदूर, टारगेट 3.5 करोड़ का, मंत्री बोले हो जाएगा पूरा। खनन मंत्री का रंगीन मिजाज OSD, महिला मित्र के घर मिली पॉर्न CD, रहता था लिव इन रिलेशनशिप में। दिल्ली से पटना लौटे राज्यपाल फागू सिंह चौहान, बिहार के विश्वविद्यालयों में होगा बड़ा बदलाव, होगी कुलपतियों पर कार्रवाई। और अब दिन में भी होगा ठंड का एहसास, हवाओं के रुख ने मौसम को बनाया ठंडा, गर्म कपड़ों की बढ़ेगी बिक्री। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक दिल्ली में फिर से खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है और वे आराम फरमा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पेशाब में जलन के बाद भर्ती कराया गया। लालू यादव फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत शुक्रवार रात अचानक बिगड़ गई। उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। अभी ICU में इलाज चल रहा है। जानकारी है कि पेशाब में जलन हो रही थी और इस वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। पहले ही उनकी किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। उन्हें ज़्यादा पानी पीने की भी मनाही है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अभी वो एम्स में ही रहेंगे। उनकी सेहत में सुधार को देखते हुए डॉक्टर यह तय करेंगे कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी। परिवार सिंगापुर के डॉक्टर से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी संपर्क में है। कोर्ट में पेशी के लिए आए पटना RJD के आयोजन में भी शामिल हुए। 22 नवंबर को लालू पटना आए थे। 23 नवंबर को बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें सशरीर पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया था। इसके बाद वह 4 साल बाद पटना में पार्टी ऑफिस में आयोजित रजत जयंती कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और 6 टन की लालटेन का लोकार्पण किया था। आयोजन में अच्छी भीड़ थी। इस बार लालू की बिहार यात्रा में उनकी जीप की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। 24 नवंबर को वो अपने आवास से जीप लेकर घर से कुछ दूरी तक निकले थे। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, आज वर्षों बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही तो हैं। बताया जाता है कि लालू को साल भर पहले निमोनिया भी हुआ था। उनका लंबा इलाज चला था। हार्ट और किडनी की बीमारी के अलावा वह अन्य कई बीमारियों का नियमित रूप से दवा ले रहे हैं। इन सब के बावजूद वह बिहार विधानसभा उपचुनाव में पटना आए थे और तारापुर सहित कुशेश्वर स्थान के मंच पर भाषण देने गए थे। उपचुनाव में RJD की हार के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और वह वापस दिल्ली लौट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में श्रम पोर्टल में अब ई पोर्टल के माध्यम से लोगों ने 1 करोड़ निबंधन करा लिया है। इसका मतलब है कि 3.5 करोड़ का जो टारगेट मंत्री ने दिया था, अब इसमें 1 करोड़ लोगों ने अपना निबंधन करा लिया है। और विभागीय मंत्री ने यह भी दावा किया है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द हमारा टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। राज्य के 1 करोड़ श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर निबंधित हो गए हैं। राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ई श्रम पोर्टल पर निबंधन 31 दिसंबर तक पूरा किए जाने के लिए राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को हुई। मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि ई पोर्टल से बिहार से 3 करोड़ 49 लाख कामगारों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जो राज्य की आबादी का 30% है। इससे लगभग राज्य के सभी कामगार कवर हो जाएंगे। ताजा स्थिति के अनुसार राज्य के कुल 1 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया जा चुका है। राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों में आधारित पंजीकृत कामगारों को भी समायोजन इस पोर्टल पर किया जाएगा। साथ ही दिए गए लक्ष्य को जिलावार विभाजित कर इसे पूरा किया जा रहा है। इससे संबंधित पत्र सभी जिलों के DM को निरंतर अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव स्तर के प्रेषित किया जा रहा है। साथ ही अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर इसे पूरा किया जा रहा है। विदित हो कि सभी कार्य को कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा कराया जाएगा,
जो प्रत्येक पंचायत में कार्यरत है। इसको पूरा करने हेतु भावी रूपरेखा तैयार की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया। सरकार ने पोर्टल पर पंजीकरण के इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 23। खनन विभाग के ओएसडी मृत्युंजय कुमार तो धन कुबेर निकले। जब उनके पैतृक आवास पर छापेमारी हुई तो लगभग 30 लाख रुपए कैश, इसके अलावा लगभग 45 लाख रुपए के जेवर और सिलीगुड़ी में उनके फ्लैट के कागजात मिले हैं। इसके अलावा सेक्स सीडी भी मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला मित्र के साथ वे रह रहे हैं वो उनकी पत्नी नहीं है, वो रत्ना चटर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और मृत्युंजय कुमार जो हैं वो उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। माइनिंग और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मंत्री जनक राम की ओएसडी मृत्युंजय कुमार और उनकी महिला मित्र रत्ना चटर्जी पति पत्नी की तरह रहते आ रहे हैं। इस बात के सबूत तब मिले जब शुक्रवार की सुबह स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने छापेमारी की। एसयूबी ने मृत्युंजय कुमार, उनके सगे भाई धनंजय कुमार और रचना चटर्जी के पटना, अररिया और कटिहार स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। रचना चटर्जी के कटिहार स्थित आवास से फोन, वीडियो का सीडी भी बरामद हुआ। इसके अलावा 30 लाख रुपए कैश, सोने के 30 बिस्किट, 44 लाख रुपए की ज्वेलरी, पश्चिमी बंगाल की सिलीगुड़ी में 33 लाख रुपए में खरीदे गए फ्लैट के पेपर, सिलीगुड़ी के ही प्लैनेट मॉल में दुकान, 3 लाख रुपए में कटिहार में जमीन खरीदने का पेपर, पटना में लोयला स्कूल के पास 32 लाख रुपए में खरीदी गई प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए। इसके अलावा LIC के 3 अलग अलग स्कीम के पेपर मिले हैं। हर एक स्कीम में 40,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए का महीने का प्रीमियम भरा जा रहा है। टीम को मृत्युंजय कुमार अपनी महिला मित्र के साथ पटना के एसटीपुरी फ्लैट पे ही मिल गए। बताया जा रहा है कि ओएसडी की नियुक्ति मंत्री के कहने पर हुई थी। SVU ने अपनी पड़ताल के बाद दावा किया है कि ओएसडी मृत्युंजय कुमार ने जमकर काली कमाई की है, जो सरकार की तरफ से मिलने वाली सैलरी से काफ़ी अधिक है। अब तक 1,73,04,922 रुपये की चल अचल संपत्ति का पता चला है। रत्ना चटर्जी और धनंजय कुमार के पास से जो कैश, संपत्ति या जेवर मिला है वो सब अर्जित करने में मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार का हाथ रहा है। काली कमाई के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को इन्होंने अपने नाम पर ना खरीद कर भाई धनंजय कुमार और मित्र रत्ना चटर्जी के नाम पर खरीदा। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए मृत्युंजय ने ब्लैक मनी को अवॉइड किया, इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं। खनन मंत्री के अपर सचिव मृत्युंजय कुमार और उनकी महिला मित्र रत्ना चटर्जी के पास काले धन का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नोटबंदी के पहले लाखों के पुराने नोट भी नहीं बदले। रत्ना चटर्जी के कटिहार स्थित ठिकाने से SVU ने लाखों के पुराने नोट भी जब्त किए। सूत्रों के अनुसार करीब 6.5 लाख के रुपए के पुराने नोट मिले हैं। ये नोट 500 और 1,000 रुपए के हैं। SVU इस मामले में मुकदमा करेगी। मृत्युंजय कुमार खान और भूतत्व विभाग में पदस्थापित है। हाल ही के दिनों में वह महकमा बालू के अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बालू के खनन की जिम्मेवारी भी इसी महकमे के तहत है। लेकिन उसी विभाग के मंत्री के आपात सचिव के ठिकाने पर छापेमारी के बाद अकूत संपत्ति के खुलासे से SVU भी चौकन्नी हो गई है। यह रत्ना चटर्जी जो पहले CDPO के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये CDPO थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। एक चर्चा आ रहा है खनन विभाग के OSD के यहाँ भी, उससे क्या जुड़ा हुआ लिंक है? उससे भी इनके तार जुड़े हुए हैं। उसके बारे में अभी हमारी जांच चल रही है। उसके बारे में फिर हम बाद में आपको कुछ जानकारी आने पे बताया जाएगा। मृत्युंजय कुमार को बताया जाता है कि इनके यहाँ किराएदार थे। हाँ, ऐसा आया है। इनके जो रत्ना चटर्जी के जो पति हैं, जो कि उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे अक्सर आते थे और उनके भी कुछ सामान और कुछ यहाँ पे मिले हुए हैं।
तो मृत्युंजय जी का जो भाई है धनंजय जी, उनके भी चर्चा है कुछ इस तरह का? हाँ, ये भी एक रेड चल रहा है, जो कि अभी लगातार 3-4 जगह पर हमारा रेड चल रहा है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना का, उसमें उन पे भी रेड चल रहा है। कटिहार में कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रहा है? कटिहार में 2 ठिकानों पर छापेमारी अभी चल रही है। क्या बरामद हुआ है सर? लॉकर तोड़ा गया है? अभी यहाँ से रत्ना चटर्जी के घर से 30 लाख नगद और 50-60 लाख के जेवरात, सोने के बिस्किट, सेल डीड, फ्लैट के कागज़ अभी तक हमें मिले हैं। बिहार के राज्यपाल फागू सिंह चौहान दिल्ली से लौट आए हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 24-48 घंटों में बिहार के तमाम भ्रष्ट कुलपतियों पर एक्शन हो सकता है। एक दिन पहले भाजपा सांसद और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से राज्यपाल से गुजारिश की थी कि भ्रष्ट कुलपतियों पर एक्शन। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली प्रवास से शुक्रवार को देर शाम पटना लौट आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बुलावे पर राज्यपाल बुधवार को दिल्ली गए थे। उन्होंने गुरुवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और प्रदेश के विश्वविद्यालयों से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श किया। माना जा रहा है कि राज्यपाल अब राज्य के विश्वविद्यालय में उठे विवाद को दूर करने के लिए सख्त फैसला ले सकते हैं। खासकर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद को हटाने की कार्रवाई हो सकती है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पर सख्त कार्रवाई का आग्रह राज्यपाल और कुलाधिपति से किया है। वहीं मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में कॉपियों की खरीद में हुई गड़बड़ी की जांच भी कराई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को आयोजित बैठक में शामिल नहीं होने पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें सोमवार तक स्पष्टीकरण शिक्षा सचिव को देना है। शिक्षा सचिव असंगबा चूबा आओ ने बताया कि पहले भी विभागीय बैठक में बिना सूचना दिए डॉक्टर बबलू शामिल होने से परहेज करते रहे हैं, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। शिक्षा सचिव असंगबा चूबा आओ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलसचिव को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हिस्सा लिया। यह बैठक सरकार द्वारा विभिन्न मद में विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराई गई राशि से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र के निष्पादन को लेकर बुलाई गई थी। शिक्षा सचिव ने अगले सप्ताह तक लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को मुख्यालयों को मुहैया कराने का आदेश कुलसचिवों को दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह को बेस्ट कुलपति अवार्ड देने और कुलपति सर्च समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल खड़ा किया है। कहा कि इनका अवार्ड कार्य दक्षता पर नहीं बल्कि राजभवन की अधिक निकटता पर आधारित है। कहा कि प्रोफेसर सिंह को कुलपति प्रतिकुलपति चयन कमेटी के लिए गठित सर्च कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 10 का उल्लंघन था। इस धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि सर्च कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य उस विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं होंगे। इसके लिए कुलपति और प्रतिकुलपति के उम्मीदवारों को चयनित किया जाएगा। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनाए जाने के ठीक 2 दिन बाद प्रोफेसर RK सिंह को उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक नियुक्त कर दिया है। वे विभिन्न त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हें 3 वर्षों के लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी प्रोफेसर सिंह को 1 वर्ष के लिए कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान का निदेशक नियुक्त कर दिया है। इससे पहले भी प्रोफेसर सिंह 3 वर्ष तक संस्थान के निदेशक का दायित्व निभा चुके हैं। कुलपति प्रोफेसर सिंह ने बताया कि उन्होंने कुलपति पद पर योगदान देने के लिए विरमित किए जाने के संबंध में संस्थान को पत्र दे दिया है। अगले सप्ताह तक विश्वविद्यालय में योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball,
football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का आंखें न्यूज़ 24 पर स्वागत है। धीरे धीरे बिहार में अब ठंड बढ़ती जा रही है और अब खबर ये है कि दिन में भी आपको ठंड का एहसास होने जा रहा है। यानी 29 नवंबर के बाद से अब शरीर में थोड़ी सिहरन भी होगी, थोड़ी ठिठुरपन भी होगी और कहीं ना कहीं कनकनी भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अब अगर आप दिन में भी घर से निकले तो गर्म कपड़े लेकर निकलें और अगर जरूरत पड़े तो उसे पहन भी लें। अब दिन में ठंड का एहसास होगा। हवाओं के रुख ने मौसम को ठंडा बना दिया है। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम होगा जिससे रात के साथ दिन में भी ठंड सताएगी। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया सहित बिहार के दक्षिण हिस्से में उत्तर पश्चिम हवाओं से दिन में भी तापमान में गिरावट होती। मौसम विभाग के मुताबिक पटना में रात का तापमान 48 घंटों से स्थिर 10.8 डिग्री था। हवा की सुस्त रफ्तार और धूप की वजह से रात का पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन पूरे दिन हल्की धुंध छाए रहने की वजह से दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरा है। न्यूनतम तापमान भी सवारे से 1 डिग्री कम 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को कोहरा छाए रहने से ही पूरे दिन सर्दी का एहसास का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, बेगूसराय सहित बिहार के दक्षिण हिस्से के 19 जिलों में पछुआ की जगह उत्तर पश्चिम दिशाओं से हवाएं चल रही हैं। इसके प्रभाव से रात के दिन के तापमान में गिरावट दर्ज होने का आसार है। इसके साथ ही उत्तर हिस्से में उत्तर पूर्व हवाओं का प्रवाह हो रहा है, जिससे दिन रात का पारा स्थिर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित गर्मी और ठंडी हवाओं के मिश्रण से घना कोहरा छाएगा। इससे दृश्यता 200 से 400 मीटर हो सकती है। इसके साथ ही बिहार के सभी हिस्से में आने वाले दिनों में सुबह में धुंध छाए रहने के आसार हैं। इस दौरान नदी, तालाब, खेत और खुले स्थानों पर दृश्यता 150 से 700 मीटर तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के प्रथम सप्ताह में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसकी वजह हवा का रुख पश्चिम के साथ ही प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी की वजह से वहां से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करेगी, जिससे दिन रात के तापमान में गिरावट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अब ट्रेनों में खाना गरम गरम आपको मिलेगा। इसके लिए जो भी आपको परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। IRCTC ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है और साफ तौर पर कहा है कि अब रेलवे में ट्रेनों में बैठकर यात्रियों को खाने की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। बस आप ऑर्डर करें और आपका खाना आपके बर्थ पर होगा। अब ट्रेनों में आपको खाना के लिए स्टेशनों पर परेशान नहीं होना होगा। कोरोना काल से पहले की तरह आपकी बर्थ पर गर्मा गर्म लजीज व्यंजनों की थाली पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, आप कैटरिंग का इस्तेमाल बाहर से भी मनचाहे स्टेशन पर खाना मंगा कर सकते हैं। IRCTC ने बिहार की 13 ट्रेनों में पेंट्री कार की सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है। 10 दिसंबर तक 13 ट्रेनों में व्यवस्था की जाएगी और इसके बाद अन्य ट्रेनों में पेंट्री कार लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर तक अन्य 10 से अधिक ट्रेनों में पेंट्री कार की व्यवस्था हो जाएगी। IRCTC का कहना है कि कोरोना के खतरे को लेकर ट्रेनों में पेंट्री कार की सेवा के साथ कैटरिंग की सेवा बंद कर दी गई थी। अब कोरोना से देश के हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में IRCTC ने निर्णय लिया है कि ट्रेनों में पेंट्री कार की व्यवस्था की जाए। इस काम को चरणवार करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह में 13 ट्रेनों में पहले चरण पेंट्री कार देने की तैयारी है। IRCTC ने पूर्व मध्य रेल की संपूर्ण कांतरी एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, अर्चना एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, हावड़ा जनशताब्दी, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस सहित 13 ट्रेनों में 10 अक्टूबर तक पेंट्री कार लगा दी जाएगी। IRCTC का कहना है कि कैटरिंग की भी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। रेडी टू ईट IE कैटरिंग की व्यवस्था शुरू होने के बाद दिसंबर तक तेजस, राजधानी एक्सप्रेस सहित पूर्व मध्य रेल की सभी वैसी ट्रेनें जिसमें कोरोना से पहले खान पान की सेवा उपलब्ध थी, उसके पेंट्री कार और कैटरिंग की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को मिल जाएगा रोजगार। कोरोना काल में ट्रेनों में पेंट्री कार बंद होने से अधिक संख्या में कुक और अन्य स्टाफ बेरोजगार हो गए थे। इसमें बिहार के लोगों की संख्या अधिक होती है। इसमें कुक वेटर के साथ अन्य वेंडर शामिल होते हैं। IRCTC का कहना है कि ट्रेनों की दूरी के हिसाब से ही वेंडर और कैटर की व्यवस्था होती है। कोरोना काल में भी सभी काम पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत पर दिल्ली एम्स में भर्ती हुए लालू प्रसाद यादव फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में कर रहे हैं आराम। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए 1 करोड़ मजदूर, टारगेट 3.5 करोड़ का, मंत्री बोले हो जाएगा पूरा। खनन मंत्री का रंगीन मिजाज OSD, महिला मित्र के घर मिली पॉर्न CD, रहता था लिव इन रिलेशनशिप में। दिल्ली से पटना लौटे राज्यपाल फागू सिंह चौहान, बिहार के विश्वविद्यालयों में होगा बड़ा बदलाव, होगी कुलपतियों पर कार्रवाई। और अब दिन में भी होगा ठंड का एहसास, हवाओं के रुख ने मौसम को बनाया ठंडा, गर्म कपड़ों की बढ़ेगी बिक्री। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।